गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपके हिंदी टीचर। आप सब कैसे हैं? क्लास 10th की हिंदी क्लास में आप सबका वेलकम है। हिंदी में हम सबसे पहले व्याकरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बुक आपके पास है। आपको इसके लिए बस अपनी 9th क्लास की व्याकरण बुक की में ही क्लास 10th ओपन करना होगा, जिसमें सबसे पहला लेसन है रचना के आधार पर वाक्य भेद और रचनांतरण। आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। हालांकि आपने वाक्य के बारे में 9th में भी पढ़ा है, आप सबको पता होगा कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। साधारण भाषा में हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिन का सहारा लेते हैं वो वाक्य ही होते हैं, और वाक्यों का निर्माण होता है शब्दों से। तो कुल मिलाकर वाक्य की परिभाषा होती है कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है, क्योंकि इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्य में कुछ मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहली, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सफ़ेद जूते, तो इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन शब्दों से किसी व्यक्ति के या बोलने वाले के किसी भाव या विचार के बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो यह एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि इससे बोलने वाले के विषय में, उसके भाव के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। तो चलिए अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में पढ़ा था। अब क्लास 10th में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो हमारा आज का विषय है सरल वाक्य। और सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले सरल वाक्य की एक बड़ी पहचान होती है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, और वो भी मुख्य क्रिया, और इसीलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य होता है, कोई उपवाक्य नहीं होते हैं। इसको हम आपको इस तरह से समझाते हैं, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, तो इस वाक्य में केवल एक ही क्रिया जाने की हो रही है, अतः ये सरल वाक्य है। लेकिन अगर इसके साथ ये भी जोड़ दिया कि और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो ये सरल वाक्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अब यह पूरा वाक्य 2 अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें जानना और पहुँचना 2 क्रियाएं हैं। तो इस तरह से सरल वाक्य में ध्यान रखने वाली कुछ बातें निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले तो सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता है, जैसे वह सो गया। दूसरा, यदि क्रिया सकर्मक है तो सरल वाक्य में कर्म अवश्य आएगा। तीसरा, यदि सकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक है तो उसमें दो कर्म आएंगे, जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए। तीसरा, इसके बाद हम आपको सरल वाक्य की एक और पहचान बताते हैं कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, और इस उद्देश्य और विधेय को हम सरल वाक्य के घटक भी कहते हैं। अर्थात कोई भी वाक्य दो चीज़ों से मिलकर बनता है, अर्थात वाक्य के दो अंग होते हैं, जिसे इंग्लिश में आप सेंटेंस के टू पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी तरह हिंदी में उसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। अर्थात सरल वाक्य के दो प्रमुख अंग या घटक होते हैं, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अर्थात क्रिया, उसे विधेय कहते हैं। तो इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं। आगे चलकर इसके विस्तार के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उद्देश्य के विस्तार के अंतर्गत मुख्य पद कर्ता और उसके विस्तारक घटक विशेषण या विशेषण पद बन जाते हैं, और विधेय के अंतर्गत क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म आदि आते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन हंसता है। तो इस वाक्य में मोहन उद्देश्य और हंसता है विधेय है। इसी तरह मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में मेरी बहन उद्देश्य और 2 दिन से किताब पढ़ रही है विधेय है। इसी तरह से अगले वाक्य में देखिए, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो इस वाक्य में परिश्रम करने वाले छात्र उद्देश्य है और परीक्षा में सफल होते विधेय है। आगे एक वाक्य आपको मैं और बताती हूँ, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे विधेय है। इसी तरह अगला वाक्य है, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण उद्देश्य है और नगर में प्रवेश किया विधेय है। इसी तरह एक सेंटेंस मैं आपको और बताती हूँ, जैसे दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति उद्देश्य है और सबके मन को भाते हैं विधेय है। इसी तरह से बहुत से उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए और समझिए। और पाठ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज दे रही हूँ। आप सुनिए और समझिए, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। गुड डे।
टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ। तो कल हम संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी के पास किताबें हैं, आप उन्हें थोड़ा पढ़ कर आइएगा, तो आपको हम जो सब पढ़ाएंगे वो और अच्छे से समझ में आएगा। गुड डे, टेक केयर।